जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की एक और क्लास पढ़ने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए दोस्तों। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हम लोगों का जो चैप्टर होगा, भारत के वे पड़ोसी देश जो समुद्री सीमा बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वह भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, हमने अभी इसके पीछे वह चैप्टर पढ़ा था जो भारत के साथ उसके पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भारत के वे पड़ोसी देश जो समुद्री सीमा बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर का नाम है भारत के समुद्री पड़ोसी देश दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है दोस्तों, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि जो इंडिया है उसके पास एक बहुत बड़ा, देखिए ये इंडिया है हमारा, आपको पता है दक्षिण एशिया का देश है ये इंडिया। और यहाँ से दोस्तों देखिए, यहाँ से लेकर के और इंडिया एक बहुत लंबा तटीय सीमा बनाता है समुद्र में। कितना? 6100 किलोमीटर। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो ये आपको याद होना चाहिए। जो हमारा इंडिया है यह मुख्य भूमि, ये अभी मेनलैंड की बात हो रही है, मुख्य भूमि की बात हो रही है। तो जो इंडिया है इसका जो मुख्य भूमि है, इसके तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। ये आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। लेकिन हम लोगों को पता है कि इंडिया के पास बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं दोस्तों, जिसे हम लोग इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या तो 572 है। इन द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। और दोस्तों, यहाँ अरब सागर में हमारे पास बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं जिनकी संख्या 36 है। द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। ये सब आगे हम लोग समझेंगे। तो इन्हें हम लोग लक्षद्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप समूह। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और भी इंडिया के तट पर छोटे छोटे कुछ द्वीप हैं। तो इन सब की भी तो अपनी तट सीमा होगी, तट की लंबाई होगी। तो दोस्तों, अगर उनको भी जोड़ लिया जाए, उनको भी काउंट कर लिया जाए, तो इंडिया के जो तट की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 7516.6। तो 0.6 भले ही ना याद रखें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से दोस्तों दो फैक्ट है। एक, इंडिया के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा फैक्ट है दोस्तों कि जो यहाँ पे देखिए, जो दूसरा फैक्ट है यहाँ पे कि जो टोटल है, तो टोटल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6। ये द्वीपों सहित है दोस्तों। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो एक बार मुझे आपको रिवीजन करवाना था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया के पास इतना लंबा तट है, तो इधर आसपास कुछ देश होंगे, उनके साथ भी हमारा समुद्री बॉर्डर लगता होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, और दोस्तों देखिए, अगर इतना बड़ा हमारा समुद्री तट है तो हमारे पास नौसेना भी होती है। तो हमारे पास नेवी है दोस्तों, बहुत स्ट्रांग नेवी है, भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना के बारे में ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना नेवी। तो नेवी की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो जो हमारे इंडियन नेवी है इसकी स्थापना आप लोग ध्यान रखेंगे 26 जनवरी 1950। ये वही दिन है दोस्तों जिस दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ था। तो हमारी नेवी है, नेवी की स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास मतलब कि तटरक्षक बल भी है, तटरक्षक बल, जिसकी स्थापना 1977 में हुआ था। अगर आपसे पूछे, आईसीजी कहते हैं इसको शॉर्टकट में, आईसीजी तटरक्षक बल, आईसीजी तटरक्षक बल। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1977 में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो बेसिक है, ये भारत के मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, ये ध्यान रखेंगे। और द्वीपों सहित कुल समुद्री तट की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। ये भी दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल ही आपको याद होने चाहिए। भारत की जो समुद्री सीमा है दोस्तों, इसके पश्चिम में अरब सागर है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक बार मैप को फिर से देखिए दोस्तों।
देखिए ये देखिए दोस्तों, इंडिया के पास ये इतना बड़ा तट है, तो इंडिया के जो पश्चिम में है ये अरब सागर स्थित है। ये सऊदी अरब के नाम पे, देखिए यहाँ पे सऊदी अरब है, इंडिया के पश्चिम में सऊदी अरब है, इसकी ये सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप कहते हैं। इसमें कई देश हैं, वो हम आगे मैपिंग करेंगे तो बताएंगे। सऊदी अरब इसी के नाम पे इसे अरब, ये अरब प्रायद्वीप है और इसी के नाम पे इसका नाम अरब सागर पड़ा हुआ है, अरब सागर। और इंडिया के जो पूर्व में, इधर देखिए पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी क्या होता है दोस्तों, सागर क्या होता है, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। इधर देखिए ये पूरा का पूरा दोस्तों हिंद महासागर है, ये पूरा का पूरा जो है वो हिंद महासागर है। तो ये पूरा पूरा हिंद महासागर है दोस्तों। और जो अरब, अब ध्यान से समझिएगा, जो अरब सागर है और यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है, ये दोनों ही हिंद महासागर के ही पार्ट होते हैं। इसको यूं समझिए दोस्तों कि जो महासागर होते हैं यह एक शहर है, तो जो अरब सागर है और जो बंगाल की खाड़ी है ये उस शहर के कुछ चौराहे हैं, कुछ नुक्कड़ हैं, कुछ गली हैं, ऐसे मान सकते हैं। क्योंकि महासागरों के ही पार्ट होते हैं, जो सागर होते हैं, जो खाड़ियाँ होती हैं, जो चैनल्स होते हैं, जो क्रीक होते हैं, ये सब क्या होते हैं आगे हम लोग समझेंगे। तो हिंद महासागर इंडिया के दक्षिण में है, लेकिन जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है ये हिंद महासागर का ही एक पार्ट है दोस्तों, ठीक है। तो इंडिया के पश्चिम में अरब सागर है, इंडिया के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। और दोस्तों हिंद महासागर वर्ल्ड का एकमात्र महासागर है। ऐसे तो आपको पता होगा जो महासागरों की संख्या है वो बड़े महासागरों की संख्या 5 है, और अगर छोटे भी, मतलब एक को 2 में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो 7 हो जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अभी आप 5 ही समझिए कि जो महासागर हैं, बड़े 5 महासागर हैं। तो जो जितने भी महासागर हैं दोस्तों पूरे वर्ल्ड में, जो जितने भी महासागर हैं इनमें जो हिंद महासागर है ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है, यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा हुआ है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हिंद महासागर है इसकी जो आकृति है वो एम आकार की है। ये आगे हम जब मैपिंग करेंगे तो समझेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस महासागर की जो शेप है वो एम टाइप का है। देखिए दोस्तों जो हिंद महासागर है, यहाँ पर देखिए ये कुछ एम टाइप का दिख रहा है, ऐसे ऐसे हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जो है इसका जो शेप है वो एम टाइप का है, ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय नौसेना जो हमारी नेवी है, और मैंने बताया अभी हमारी जो नेवी है इसकी स्थापना कब हुआ था, 26 जनवरी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग याद कर लेंगे इसको दोस्तों, पूछा जाता है हमारी जो नौसेना है वो कब गठित हुई थी, 26 जनवरी 1950। इसके पहले जो हमारी नौसेना थी दोस्तों यह ब्रिटिश नौसेना थी, और जब हम लोगों ने अपना संविधान लागू किया तो हमने अपना नौसेना बनाया, ठीक है। और देखिए तटरक्षक बल, इन्हें शॉर्टकट में आईसीजी कहते हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी 1977 में, और यही लोग दोस्तों हमारे तटों की रक्षा करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज था, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी, अच्छे नोट में मैंने ऐड किया हुआ है, 26 जनवरी 1950 को हुई थी, तथा भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी, डेट ये इसका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका केवल ईयर पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, 1977। 77 में देखिए दोस्तों इसको गठित किया गया था और 78 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 77 हो या 78 हो, दोनों में से कोई सा होगा तो उसको टिक कर देंगे। अगर दोनों ही है तो देख लीजिएगा कि गठित पूछा हुआ है कि स्थापना पूछा हुआ है। 77 में ये गठित हुआ था और 78 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आईसीजी जो हमारा मतलब तटरक्षक बल है, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी है NIA, इसकी स्थापना भी, इसकी कहानी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, काफ़ी इंटरेस्टेड कहानी है और बहुत कुछ हम इससे सीख भी सकते हैं दोस्तों। थोड़ा सा बस 1 मिनट कहानी ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपको पता होगा कि इंडिया में आपने सुना होगा 26/11 की घटना, 26/11 की घटना, ठीक है। ये क्या है 26/11 की घटना, तो मैं बताता हूँ। देखिए जो 26 है यह एक तारीख है 26, और जो 11 है वह एक महीना है नवंबर। तो 26/11 का मतलब 26 नवंबर की घटना है। 26 नवंबर की घटना दोस्तों हम लोग संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसी दिन एक दुख वाला दिन भी हुआ था 2008 में।
जी हाँ दोस्तों, 2008 में। तो कहानी कुछ यूँ था कि यहाँ पाकिस्तान है, ये देखिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में यहाँ पे कराची बंदरगाह है, कराची बंदरगाह। इस कराची बंदरगाह से कुछ आतंकवादी जो मछुआरों के रूप में भेष बदल करके यहाँ हमारा मुंबई 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 बंदरगाह है, तो ये लोग मछुआरों का भेष बदल के दोस्तों यहाँ पर आ गए थे, मुंबई आ गए थे। और मुंबई के बाद ये इंडिया के अलग अलग एरिया में चले गए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुंबई में जो ताज होटल्स था उसके समेत कई सारे एरिया पे एक साथ मतलब सिविलियन को अटैक किया गया, उनके ऊपर गोलीबारी की गई, और इसे आतंकवादी घटना बहुत मतलब क्रूरता से अंजाम दिया गया था। तो दोस्तों ये था 26/11 का घटना 2008 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब सर्च करके देखिएगा तो इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। 26/11 की घटना है 2008 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26/11 की घटना किस ईयर हुआ था, 2008 में हुआ था। और देखिए ये 26/11 की घटना हुई थी, और इसी घटना के बाद हमारे यहाँ NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA राष्ट्रीय जांच, है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं इसे। तो इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को। तो ये डेट तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है NIA की, लेकिन ईयर ध्यान रखिएगा, है ना। 2008 में ही हुआ था, और 2008 में तब हुआ था जब मुंबई में आतंकवादियों का हमला हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई थी। मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद इसे बनाया गया था। ये भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल का कोई एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा हुआ था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। तो मुझे लगा कि यहीं पर मैं आपको बता दूं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे लिख लीजिए, आपके नोट्स में तो ये नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी, तो जो नौसेना है, भारतीय नौसेना, इसकी स्थापना कब हुई थी, जो नौसेना है, तो मैंने अभी बताया था कि 26 जनवरी 1950। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे 8 अक्टूबर। यहाँ दोस्तों बहुत इत्मीनान से समझिए और इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको याद कर लेंगे। 1932। और दोस्तों इसी दिन हम लोग वायुसेना दिवस भी मनाते हैं 8 अक्टूबर को। प्रत्येक 8 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वायुसेना दिवस मनाते हैं। वायुसेना दिवस। मेरी राइटिंग अभी अच्छी नहीं बन रही है, तो आप इसको लिख लेंगे, है ना। भारत की जो वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। और ऐसे ही हमारी जो थल सेना है, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना तो दोस्तों बहुत पहले 1 अप्रैल, मतलब ब्रिटिशों ने ही किया था, 1895, 1 अप्रैल 1895 दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, 1 अप्रैल 1895। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल को थल सेना दिवस नहीं मनाया जाता। जो थल सेना दिवस मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है, प्रत्येक 15 जनवरी को मनाया जाता है। और जो नौसेना दिवस है ये प्रत्येक 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऐसा क्यों है कि यह जो हमारी नौसेना है ये 26 जनवरी 1950 को गठित हुई, लेकिन यह प्रत्येक 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके पीछे की कहानी यह है दोस्तों कि 4 दिसंबर 1971 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में हमारी जो नौसेना है ये 4 दिसंबर 1971 के दिन कराची बंदरगाह पे पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से पराजित किया था, हराया था। तो इसका एक शौर्य दिवस के रूप में, मतलब नौसेना के शौर्य दिवस के रूप में हम लोग 4 दिसंबर को नौसेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। और वायुसेना दिवस तो जिस दिन ये स्थापित हुआ था उसी दिन। अब सवाल ये है कि सर जी ये जो थल सेना दिवस है ये हम लोग 15 जनवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये
15 जनवरी को हम लोग थल सेना दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ भी दोस्तों मैं बता दूं कि 15 जनवरी 1949 15 जनवरी 1949 के दिन ही हमारे जो पहले थल सेना अध्यक्ष थे, आपको पता होगा जनरल के.एम. करियप्पा थे, करियप्पा साहब। तो जो के.एम. करियप्पा थे उन्होंने इसी दिन को अपने पदभार को संभाला था। यानी हमारी जो थल सेना है उसके जो प्रमुख थे वो पहली बार जो अपना पदभार संभाले थे वो 15 जनवरी 1949 को अपना पदभार संभाले थे। ठीक है, इसके पहले जो हमारे पास जो थल सेना हुआ करती थी वो ब्रिटिश थल सेना थी। देखिए आप 1 अप्रैल 1895 में ब्रिटिश सेना ने ही सेना को गठित किया था और 15 जनवरी 1949 को ये इंडिया को हैंड ओवर कर दिया गया। उसके बाद से फिर हम लोग अपने सेना को, अपनी आर्मी को मैनेज करने लगे। तो ये 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा द्वारा पदभार संभाला गया, इसलिए इस दिन हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, गठन भी आप ध्यान रखेंगे और किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये भी ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 को नौसेना का गठित हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना का गठन हुआ था और 1 अप्रैल 1895 को हमारी जो थल सेना है उसकी स्थापना हुई थी। लेकिन जो नौसेना है इसको 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1971 में इसने शौर्य वाला काम किया था। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना ही हुई थी और 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा द्वारा थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला गया था, इसलिए इस दिन हम लोग थल सेना दिवस मनाते हैं, थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ये अब मैंने स्टैटिक का कुछ पार्ट आपको बता दिया। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से हट करके मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, तो ऐसे बीच बीच में जहां भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते रहेंगे वहां मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, आप ऐसी इस चीज़ों को नोट कर लिया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके नोट्स में नहीं होते हैं मैं एक्स्ट्रा। अब देखिए दोस्तों, जो इंडिया की समुद्री, आते हैं अपने टॉपिक पे, तो जो इंडिया की समुद्री सीमा है, इधर ऐसे समझिए ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है इंडिया का, अभी मुझसे मैप बन नहीं रहा है ऐसे, तो ये इंडिया का जो, अरे भाई ये क्या हो गया, जो इंडिया का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इधर अरब सागर है, अभी मैंने बताया था ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। तो ये इंडिया का दक्षिणी पार्ट है, बंगाल की खाड़ी है इधर। ठीक है, तो देखिए जो समुद्री बॉर्डर है हमारी है इंडिया के किसी देश के साथ, अरब सागर, तो वो 2 तरह के होते हैं। एक तो वे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ समुद्री सीमा बनाते हैं और एक वो देश हैं जो समुद्री सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं, यानी वो कॉमन है। इसका मतलब हम लोग स्थलीय सीमा में भी उनको पढ़ चुके हैं और अब हम लोग समुद्री सीमा में भी उनको पढ़ेंगे। तो 2 तरह के समुद्री बॉर्डर्स हैं दोस्तों, एक वे देश जो केवल समुद्री सीमा बनाते हैं और एक वे देश जो समुद्री सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वे देश जो केवल समुद्री सीमा बनाते हैं, तो ऐसे देशों की संख्या है 3 जो केवल और केवल इंडिया के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। एक तो दोस्तों है श्रीलंका, श्रीलंका है, श्रीलंका। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन में, आपको ऑप्शन 4 अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा और कहेगा कि पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एक देश भारत के साथ समुद्री सीमा नहीं बनाता है या कि पूर्णतः समुद्री सीमा नहीं बनाता है, इस तरीके से। तो एक हो जाएगा श्रीलंका, दूसरा हो जाएगा मालदीव, मालदीव, इनको हम लोग मैप में देखेंगे अभी कि ये कहाँ है, मालदीव। और तीसरा जो देश है दोस्तों वो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये 3 देश है, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। ये 3 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ केवल और केवल समुद्री सीमा बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए श्रीलंका, तो श्रीलंका के बारे में देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडिया है, यानी दक्षिण की ओर से खड़े होकर के अगर आप हमारे प्यारे इंडिया के जो जमीन है इसका अगर फोटो खींचेंगे तो ये कुछ ऐसा ही चित्र आएगा इंडिया का। ठीक है, इंडिया का अगर इसको जूम करेंगे तो ये वास्तव में हमारा इंडिया बन जाएगा। ठीक है, ये सैटेलाइट द्वारा लिया गया पिक्चर है, इंडिया का ही पिक्चर है। इसके इधर देखिए समुद्री तट है यानी अरब सागर है, इसके इधर देखिए बंगाल की खाड़ी है। अभी हम लोग मैपिंग ही कर रहे हैं, अभी आप लोग मैपिंग अच्छे से समझिए दोस्तों। अगर आपने एक बार मैपिंग समझ लिया, चीज़ों को समझ लिया, तो फिर याद करना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये श्रीलंका है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका
के साथ देखिए हमारा डायरेक्ट कहीं से बॉर्डर नहीं लग रहा है, बल्कि क्या है बीच में यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे चैनल्स हैं, खाड़ियाँ हैं। कौन कौन से चैनल्स हैं, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, ये सब हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए चैनल्स और खाड़ियाँ हैं, यानी कि यह इंडिया से अगर आप सड़क मार्ग के द्वारा श्रीलंका जाना चाहें तो नहीं पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये श्रीलंका है। श्रीलंका के बारे में कुछ फैक्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो इंडिया का श्रीलंका के साथ किस राज्य का समुद्री बॉर्डर है, तो ये तमिलनाडु का है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो राज्य है ये तमिलनाडु है यहाँ पे, और इधर ऐसे केरल है, ये केरल है, ऐसे केरल, ये इतना केरल है, और ये दक्षिण तक इतना, ये इतना दक्षिण तक ये तमिलनाडु है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु है। तो श्रीलंका का जो समुद्री बॉर्डर लगता है भारत के किसी राज्य के साथ, तो वो तमिलनाडु के साथ लगता है, तमिलनाडु के साथ, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्रीलंका है। अब दूसरा है श्रीलंका और इंडिया के बीच में कौन सी खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, तो दो खाड़ी ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी, और दूसरा है मन्नार की खाड़ी। पाक की खाड़ी ऊपर लिखिएगा, मन्नार की खाड़ी नीचे लिखिएगा, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो दोस्तों पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी क्या है, देखिए वास्तव में खाड़ी और क्या और चैनल से हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। वास्तव में देखिए दोस्तों इंडिया के और श्रीलंका के बीच में बहुत सारे द्वीपों का एक श्रृंखला है। यहाँ पर समझिए द्वीपों का एक ग्रुप है, एक चयन है ना, जो क्रमबद्ध है। जैसे ऐसे द्वीपों, समुद्र में द्वीपों की एक श्रृंखला है, जिसे इंडिया के पौराणिक कथाओं में इसको राम सेतु कहा जाता है, राम सेतु कहा गया है। और माना गया है कि इसको भगवान राम द्वारा तब बनाया गया था जब वो माता सीता को श्रीलंका से वापस लाने के लिए वो जाते हैं, तो बीच में समुद्र होता है और यहाँ पर उन्होंने इस सेतु का यानी कि इस पुल का निर्माण किया था, ठीक है। तो इसको राम सेतु के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसको एक और नाम से जाना जाता है, आदम का पुल या आदम पुल भी ध्यान रख सकते हैं। आदम पुल, एडम पुल भी बोलते हैं, आदम पुल भी बोलते हैं। तो इसे दो नाम से ध्यान रखेंगे, एक राम सेतु और एक आदम पुल, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक फैक्ट और ध्यान रखेंगे श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका को हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर का मोती कहते हैं, हिंद महासागर का मोती कहते हैं, या भारत के चाय का बूंद कहते हैं, भारत के एशिया के चाय का बूंद कहते हैं, एशिया के चाय का बूंद या भारत के चाय का बूंद, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो भी श्रीलंका होगा। उसकी वजह यह है कि श्रीलंका में चाय की खेती बहुत जबरदस्त तरीके से की जाती है, तो इसे एशिया का चाय का बूंद या भारत के चाय के बूंद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी है, ये क्या है इसको हम लोग मैप में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। पाक की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये आप याद कर लेंगे। और भारत और श्रीलंका के बीच में ही मन्नार की खाड़ी है। खाड़ी क्या होता है ये सब हम लोग समझेंगे, आप चिंता मत करिए, अभी बस इसको लिख लेंगे। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु, एडम ब्रिज जोड़ता है, जो निरंतर न होकर के छिन्न भिन्न है। मैंने अभी बताया आपको ना कि ये निरंतर नहीं है, भले ही इसको पुल कहा जाता है, सेतु कहा जाता है, लेकिन यह सेतु जैसा नहीं है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है, बल्कि यह द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में। जैसे ये समझिए इधर इंडिया है और इधर ये श्रीलंका है, तो इंडिया से श्रीलंका डायरेक्ट आप इस मार्ग के द्वारा नहीं आ सकते, बल्कि ये द्वीपों का एक चयन है, और इससे इस द्वीप पर आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आते हैं। तो लेकिन इसको एक पुल की तरह मान लिया जाता है, तो इसलिए इसे राम सेतु नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत और श्रीलंका को राम सेतु या एडम ब्रिज कहते हैं, जोड़ता है, जो निरंतर न होकर के क्या है, छिन्न भिन्न अवस्था में, यानी कि द्वीपीय रूप में है। दोनों देशों के मध्य जो है मछली पकड़ने को लेकर के विवाद होता रहता है। सबसे बड़ा विवाद मछली पकड़ने का ही है, और दोनों के बीच में एक द्वीप को लेकर के लड़ाई है, जिसका नाम कच्चा तीबू द्वीप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। लगभग मैक्सिमम एग्जामों में ये पूछा जाता है कि इंडिया और श्रीलंका के मध्य किस द्वीप को लेकर के विवाद है, तो कच्चा तीबू द्वीप, ये ध्यान रखेंगे, कच्चा तीबू द्वीप।
नोट डाउन कर लेंगे इसको, कच्चा तीवु द्वीप, और हाईलाइट भी कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। भारत और श्रीलंका के बीच कच्चा तीवु द्वीप को लेकर के विवाद है। इसके अलावा श्रीलंका जो है वो प्राचीन नाम श्रीलंका का क्या था, सिलोन था। सिलोन, प्राचीन काल में पौराणिक ग्रंथों में दोस्तों श्रीलंका का जो नाम मिलता है वो सिलोन मिलता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, सिलोन। तो ये याद कर लीजिएगा, आप लोग पूछा जाता है। श्रीलंका की वर्तमान जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, और इसका पुराना जो राजधानी था वो कोलंबो हुआ करता था, तो अभी चेंज हो चुका है ये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ है इंडिया का सबसे जो आखिरी छोर है रामेश्वरम। वैसे ये भी एक द्वीप ही है, लेकिन ये आखिरी छोर माना जाता है इंडिया का, यहाँ पे रामेश्वरम, ठीक है। इसके बाद यहाँ से द्वीपों की एक श्रृंखला है, छोटे छोटे द्वीप हैं जो आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से इधर ऊपर को यहाँ पे ऐसे, ठीक है। द्वीपों की एक श्रृंखला इधर भी है और द्वीपों की एक श्रृंखला इधर भी है, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर कच्चा तीवु द्वीप है, कच्चा तीवु द्वीप। यहाँ पर देखिए एक द्वीप है जिसे कच्चा तीवु द्वीप कहते हैं, कच्चा तीवु द्वीप। और इसी द्वीप को लेकर के इंडिया और श्रीलंका के मध्य डिस्प्यूट है, यानी कि विवाद है। दोनों ही इस पर अपना अपना दावा करते हैं, तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जब एक एडम ब्रिज बन जाता है तो इसके ऊपर के पार्ट को पाक की खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर जो ये बनता है ये होता है पाक की खाड़ी। अरे चल जा भाई, पाक की खाड़ी है ये वाला जो है ये पाक की खाड़ी है, और यहाँ पे नीचे जो है ये मन्नार की खाड़ी है। तो राम सेतु के उत्तर में पाक की खाड़ी है और राम सेतु के दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, ये अभी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा देश जो है वो मालदीव, मालदीव के बारे में हम लोग समझते हैं। तो मालदीव भी एक द्वीपीय देश है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मालदीव है, मालदीव। तो पहला श्रीलंका है जो पूर्णतः समुद्री सीमा बनाता है इंडिया के साथ, दूसरा मालदीव है। तो मालदीव देखिए दोस्तों यहाँ पे है, ये मालदीव है, एक द्वीपीय देश है मालदीव, और इसकी जो राजधानी है वो माले है। यहाँ पर भी रुपया ही चलता है, इसकी मुद्रा का नाम रुपया ही है, तो माले है, ठीक है, इसकी राजधानी, ठीक है दोस्तों। ये भी देखिए इंडिया के दक्षिण में स्थित है, यहाँ पे इंडिया के दक्षिण में स्थित है ना मालदीव। यहाँ पे अभी डिस्प्यूट भी हुआ था यहाँ से, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में एक क्वेश्चन जो आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा कि कौन सा देश इक्वेटर लाइन के बिल्कुल करीब है। तो ध्यान रखेंगे कि जो मालदीव है ये इक्वेटर लाइन के बिल्कुल करीब है। हालांकि इंडोनेशिया के तो ऊपर से ही जाता है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया द्वीप समूह है, यहाँ के तो ऊपर से ही जाता है, लेकिन मालदीव एक द्वीप है और इसके पास से ही इक्वेटर लाइन यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो गुजरती है, इसके पास से ही, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे मैंने नहीं बताया आपको कि इंडिया और देखिए इंडिया और यहाँ देखिए इंडिया है और इंडिया के पास यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं, अभी मैंने बताया था। और इन द्वीपों के ग्रुप को क्या कहते हैं, लक्षद्वीप समूह कहते हैं, लक्षद्वीप समूह। इनमें कुल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप समूह में जो 36 कुल द्वीप हैं, द्वीपों की संख्या 36 है। और अंडमान निकोबार में जो द्वीपों की संख्या है वो 572 है, 572। अंडमान निकोबार द्वीपों में जो द्वीपों की संख्या है 572, और लक्षद्वीप में जो द्वीपों की संख्या है 36। तो ये जो लक्षद्वीप समूह है, इनमें इसका जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, जो सबसे दक्षिणी द्वीप है यहाँ पे, इसको कहते हैं मिनिकॉय द्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, आगे आपको मिलेगा, मिनिकॉय द्वीप। ये इसका नाम थोड़ा याद कर लीजिएगा दोस्तों, मिनिकॉय, ये मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप ध्यान रखिएगा कि लक्षद्वीप समूह जो यानी कि इंडिया का ही एक द्वीप है ये लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, उन्हीं में से एक द्वीप कौन सा है, मिनिकॉय द्वीप। तो यहाँ ध्यान रखिएगा मिनिकॉय द्वीप। और यही मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच में यहाँ से 8 डिग्री लाइन गुजरती है। कौन सी लाइन गुजरती है, 8 डिग्री गुजरती है, 8 डिग्री, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो इसलिए यहाँ पर इनके यानी कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अब चैनल क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा। समुद्र में जब दो स्थलों को, जैसे समझिए ये कोई एक स्थल है, इधर कोई दूसरा स्थल है, ठीक है, इधर मान लेते हैं कोई लैंड है और इधर कोई लैंड है, इधर कोई भूमि है और इधर कोई भूमि है। इसके बीच में अगर कोई समुद्री रास्ता है तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई स्थलीय भाग है,
यानी लैंड एरिया है, और यहाँ पर भी कोई स्थलीय भूमि है, ठीक है। और इनके बीच में अगर कोई समुद्री जो क्षेत्र है इसी को चैनल्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक द्वीप है और यहाँ पे मालदीव वाला एक द्वीप है, और इनके बीच से 8 डिग्री लाइन गुजरती है, इसीलिए इस चैनल का नाम क्या पड़ गया, 8 डिग्री चैनल। चैनल्स के बारे में आगे हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चलिए इसको हम आगे समझेंगे अभी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक स्थलीय है और एक यहाँ पर स्थल है। इसके बीच से जो समुद्री लाइन जाता है, यहाँ पर जो समुद्री लाइन जाता है वह हार्मुज चैनल के नाम से जाना जाता है। हार्मुज चैनल, हार्मुज जल संधि है। तो ऐसे ही जहाँ पर भी दो स्थल अलग अलग होते हैं तो उसको चैनल्स के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 8 डिग्री चैनल्स के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में इंडिया से जो मालदीव है वो 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। भारत और मालदीव की समुद्री सीमा लक्षद्वीप के पास हिंद महासागर में स्थित है, यानी लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ये इंडिया है, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है, और इसी के नीचे यहाँ पे मालदीव है, और इनके बीच में 8 डिग्री चैनल जाता है, 8 डिग्री लाइन गुजरता है, और इसीलिए इस चैनल का नाम, यहाँ पे जो समुद्र होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। मालदीव एक द्वीपीय देश है जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप, और मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है, के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। इतना फैक्ट ध्यान रखेंगे। तो मालदीव भी एक पड़ोसी देश है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये मालदीव से है, यहाँ पे ये देखिए ये मालदीव है, और यहाँ पर देखिए ये जो है ये लक्षद्वीप समूह है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे डॉट है, तो ये इतना, ये देखिए ये लक्षद्वीप है, और यहाँ पर देखिए ये मालदीव है, और यहीं पर है मिनिकॉय द्वीप। यहाँ पर देखिए यहाँ पे है मिनिकॉय द्वीप, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप। यहाँ पे देखिए दोस्तों मिनिकॉय द्वीप। तो यहाँ से देखिए 8 डिग्री चैनल, ये नाम लिखा हुआ है 8 डिग्री, क्योंकि यहाँ से 8 डिग्री की लाइन गुजरती है, और इंडिया को जो टच करते हुए जाती है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है, ये ध्यान रखेंगे। अगला देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा इंडिया है, और इंडिया के इधर दक्षिण पूर्व में है, यानी इधर पूर्व है और इधर दक्षिण है, तो दक्षिण और पूर्व के बीच में ये इतना जो है ये इंडोनेशिया के द्वीप हैं। ये सब, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब इंडोनेशिया के द्वीप हैं, इंडोनेशिया के द्वीप हैं दोस्तों। तो वास्तव में इंडोनेशिया के बारे में एक फैक्ट ये ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह, समूह मतलब क्या होता है दोस्तों, द्वीपों का जो ग्रुप होता है, द्वीप समूह, ठीक है। द्वीप समूह यानी द्वीपों का अगर ग्रुप है तो उनको द्वीप समूह कहते हैं, और ये द्वीप समूहों की संख्या कितनी है, 12,000, लगभग 12,000, ध्यान रखेंगे 12,000, लगभग 12,000। अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, लेकिन लगभग 12,000, आपसे संख्या नहीं पूछेगा, लेकिन एक ओवरव्यू के लिए आपके जानकारी में होना चाहिए। तो जो इंडोनेशिया है इसके पास कुल 12,000 द्वीप हैं, 12,000 द्वीप हैं दोस्तों, ठीक है, 12,000 द्वीप हैं। इसीलिए जो इंडोनेशिया है यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह जकार्ता है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है वह जकार्ता है, और दोस्तों यह भी आसियान का ही एक सदस्य देश है इंडोनेशिया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इंडोनेशिया जो है ये सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी से प्रभावित देश भी है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है वह इंडोनेशिया और जापान में होता है, दोनों ही देश हैं लेकिन इंडोनेशिया में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्योंकि इंडोनेशिया का एरिया बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, तो द्वीप समूह सबसे बड़ा है। और एक चीज़ और भी है, अगर कभी पूछे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड। ये इंडोनेशिया में नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के मध्य है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड आगे हम लोग देखेंगे जब मैपिंग करेंगे। तो सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछे तो ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछे तो इंडोनेशिया, लगभग 12,000 द्वीप हैं इस ग्रुप में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का जो ये सबसे पश्चिमी द्वीप है ये वाला, यही इसका सबसे बड़ा द्वीप है, ये वाला देखिए,
यही इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इस द्वीप को सुमात्रा द्वीप कहते हैं। कौन सा द्वीप कहते हैं? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप। तो ये सुमात्रा द्वीप है दोस्तों, सुमात्रा द्वीप ध्यान रखेंगे, ये सुमात्रा द्वीप है। और देखिए ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनमें जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप, यहाँ पर जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, इस द्वीप को कार निकोबार कहते हैं, सॉरी ग्रेट निकोबार कहते हैं, ग्रेट निकोबार। तो ये ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार। तो इंडिया का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप, यही दोनों बिल्कुल समीप हैं, यही दोनों बिल्कुल समीप है। और यहाँ पर भी जो जल क्षेत्र है, इसको ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछता है कि ग्रेट चैनल किन दो देशों के बीच में है, तो इंडिया के बीच में है और इंडोनेशिया के बीच में है ग्रेट चैनल। और किन दो द्वीपों के बीच में है, तो ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, लेकिन अगर द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड बताएंगे। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यदि पूछ लिया, नदी द्वीप, तो माजुली है जो इंडिया के पास है, ठीक है, नदी द्वीप। तो वो माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के भीतर है, इंडिया के पास है। और भारत का जो ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, इन दोनों के बीच में ग्रेट चैनल है। बस ये इतना जानकारी होना चाहिए। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी सुमात्रा ही है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है, अकेले जो इकलौता, वैसे तो बोर्नियो द्वीप है, तो वो बहुत बड़ा द्वीप है, उस पर 3 देश हैं, तो वो नहीं, जो पूर्णतः इंडोनेशिया के पास है, तो वो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के पास सबसे बड़ा द्वीप है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, सुमात्रा द्वीप। तो इन दोनों के बीच में ही ग्रेट चैनल स्थित है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर है ये, यहाँ पर ये ग्रेट निकोबार है और यहाँ पे ये इंडोनेशिया का सुमात्रा है, और यहीं पर है, यहाँ पर है ग्रेट चैनल, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, वे देश तो हमने मतलब समझ लिया जो भारत के साथ समुद्री, केवल और केवल समुद्री सीमा बनाते हैं, जिनमें हमने श्रीलंका के बारे में देखा, हमने मालदीव के बारे में देखा और हमने इंडोनेशिया के बारे में देखा। अब हम वे देश देखते हैं दोस्तों जो समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा दोनों लगाते हैं। यानी हमने पहले स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ा था, फिर समुद्री सीमा के बारे में पढ़ लिया। अब वे कॉमन देश देखेंगे जो स्थलीय सीमा में भी इंडिया के साथ बॉर्डर बनाते हैं और समुद्र में भी इंडिया के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है, समुद्री सीमा बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं? एक तो दोस्तों पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में हमने स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ा ही था, और अब हम लोग समुद्री सीमा के बारे में भी देखेंगे, तो पाकिस्तान हो गया। और दूसरा दोस्तों बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश है। और तीसरा म्यांमार है। दोस्तों अभी हाथ नहीं बैठा हुआ है तो लिखने में थोड़ी दिक्कत है, धीरे धीरे बैठ जाएगा। तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। ये वे देश है दोस्तों जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और समुद्री सीमा भी बनाते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में पता है आपको, ठीक है। जैसे मैप में देखिए, ये इंडिया का पश्चिमी पार्ट है, इंडिया का पश्चिमी पार्ट देखिए, ये गुजरात है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे गुजरात है दोस्तों, सबसे पश्चिमी पार्ट है ये गुजरात, और यहीं पर ये पाकिस्तान है। इधर का जो हिस्सा है ये पाकिस्तान है दोस्तों, और इधर का हिस्सा जो है वो इंडिया है, ये इंडिया है, ठीक है, और इंडिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तो हमने देखा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो स्थलीय सीमा है, तो स्थलीय सीमा कितना लगता है इंडिया और पाकिस्तान का, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। मैंने आपको पहले बता रखा है, तो इसलिए अब आपको कमेंट करके बताना है कि इंडिया और पाकिस्तान का स्थलीय सीमा, और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जलीय सीमा भी लगता है, इधर देखिए दोस्तों। और वास्तव में मैं आपको बताऊं कि इधर दोस्तों देखिए, इधर बहुत सारे क्रैक्स हैं। क्रैक्स क्या होता है? तो अगर इस मैप को अगर आप जूम करके देखेंगे तो देखिए समुद्र, दरारें हैं, यानी समुद्र के किनारे यहाँ पे तटों पर बहुत सारे दरारें हैं, और ये दलदलीय क्षेत्र है। यहाँ पे दोस्तों कच्छ का रण है, इसे कच्छ का रण कहते हैं गुजरात का। तो यहाँ पे बहुत सारे दरारें हैं, और देखिए कुछ इस टाइप सा
अगर आप देख पा रहे हो मैप में, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ दरारें हैं। ये देखिए ये इंटरनेशनल लाइन है, ये जो रेड कलर का लाइन है ये वास्तव में लाइन है दोस्तों, ये लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसके इधर देखिए पाकिस्तान है और इसके इधर देखिए इंडिया है, और यहीं पर देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन है वास्तव में यही बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर है, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए ये जो बॉर्डर है वास्तव में ये खुद एक दलदली क्षेत्र में बॉर्डर है। यहाँ पर देखिए क्रैक्स है, यानी कि इसमें जल भरा हुआ है, क्रैक है, इसमें बीच में दरारें हैं और इसलिए ये स्थिर नहीं रहता। और यही कारण है कि यहाँ पे विवाद का कारण बनता है, क्योंकि ये बॉर्डर थोड़ा बहुत हमेशा चेंज होता रहता है क्योंकि दलदली क्षेत्र है। तो आपसे पूछता है कि सर क्रीक को लेकर के किन दो देशों के मध्य विवाद है, तो सर क्रीक को लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। वास्तव में दोस्तों इस विवाद का स्वरूप आप इस चीज से समझ सकते हैं कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जो वॉर हुआ था वो शुरुआत सर क्रीक के विवाद से ही शुरू हुआ था। सर क्रीक में जो विवाद यहाँ से शुरू हुआ था, यही दोनों देशों में एक भयंकर युद्ध के रूप में परिणित हुआ। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था, और 1965 के युद्ध में ही जो हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान और जय किसान का। तो सर क्रीक को लेकर के इधर बहुत डिस्प्यूट है, बहुत ज़्यादा विवाद है, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र है और बहुत सारी दरारें हैं। इधर देखिए इनको क्रैक कहते हैं, इनको क्रीक कहते हैं, क्रीक भूगोल में इसको क्रीक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भूगोल में इनको क्रीक कहते हैं, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में स्थित है, और सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक समुद्री विवाद कारण है। एक फैक्ट आप और ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक फैक्ट ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो इंडिया और पाकिस्तान है ये दोनों का जो बॉर्डर है कच्छ के रण में, यहाँ से कौन सी अक्षांश लाइन होकर के गुजरती है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए यहीं पर जो सर क्रीक है, वास्तव में ये जो सर क्रीक है ना, यहाँ से सर क्रीक के पास से यहाँ पे 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है सर क्रीक के पास से, और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ही यहाँ से जाती है। यही लाइन जो है वह इन दोनों के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। इसके उत्तर में जो है वह पाकिस्तान है और इसके दक्षिण में जो है वो इंडिया है, और इंडिया का ये कच्छ वाला क्षेत्र है, गुजरात का ये पार्ट है कच्छ वाला क्षेत्र, वो हम आगे देखेंगे। तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाता है दोस्तों, तो ये इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ पे कुछ और भी फैक्ट मैं बता दूं, जैसे अगर आपसे पूछे कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये भी है, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाता है, तो ये अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा के बीच में बॉर्डर बनाता है, ठीक है, 49 डिग्री। और अगर आपसे पूछे 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाता है, तो यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में बॉर्डर बनाता है। ये कुछ अक्षांश हैं वर्ल्ड में जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। और एक नंबर और ध्यान रखेंगे, 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो जो 17 डिग्री उत्तरी, सारे उत्तरी अक्षांश हैं, जो 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होगा दोस्तों, वह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो वास्तव में वियतनाम जो था ये शीत युद्ध में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, बाद में फिर इसका मतलब ये एक ही रहा, ये डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम ये डिवाइड हो गया था उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में। तो जो वियतनाम है यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के रूप में डिवाइड हो गया था, ये 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपसे पूछे 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगर आपसे पूछे 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों के बीच में है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अगर आपसे पूछे 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन दो देशों के बीच में है, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ये कुछ स्टैटिक के पार्ट थे, आप इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। और सर क्रीक को लेकर के किन दो देशों के मध्य विवाद है, तो वह इंडिया और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला देश जो है वो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भी दोस्तों यहाँ पर देखिए जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भी हम लोग, यहाँ पे नीचे बंगाल की खाड़ी है, तो बांग्लादेश के साथ भी हम लोग सबसे लंबा स्थलीय बॉर्डर बनाते हैं। सबसे लंबा स्थलीय बॉर्डर आपने पढ़ा था, और कितना
तो ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। बांग्लादेश के साथ हमारा समुद्री स्थलीय सीमा कितना लगता है, आपको स्थलीय सीमा बताना है और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सबसे ज़्यादा है, सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पर भी हमारा समुद्री बॉर्डर बंगाल की खाड़ी में, देखिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आइलैंड्स भी हैं, है ना, अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के रूप में। इसके बाद हमारे पास क्षेत्रीय द्वीप भी हैं यहाँ पे, और बांग्लादेश के भी बहुत सारे द्वीप हैं इधर आसपास, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। तो वजह यह है कि यहाँ भी हमारा इंडिया और बांग्लादेश के मध्य समुद्री बॉर्डर बनता है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की समुद्री सीमा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच सुंदरबन का डेल्टा क्षेत्र परिवहन और सहयोग से जुड़े हुए हैं। न्यूमोर द्वीप, अब देखिए दोस्तों एक फैक्ट ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, एक तो ये है कि ये बंगाल की खाड़ी में दोनों के बॉर्डर हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बांग्लादेश के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके पूर्व में। तो ये एक तो यही क्षेत्र है, इनके पास बहुत सारे इधर इस एरिया में छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। ये इतना जो है ये दलदली क्षेत्र है, इनका दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। यहीं पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का मुहाना बनता है, आगे आप नदियों में पढ़ेंगे। तो अभी बस समझिए कि ये पूरा दलदली क्षेत्र है, तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। और दोस्तों यहाँ पर दो द्वीप हैं जिनको लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा है, यानी इंडिया और बांग्लादेश के मध्य दो द्वीपों को लेकर के झगड़ा है। इन दो द्वीपों का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए और ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। एक न्यूमोर द्वीप इंडिया और बांग्लादेश के मध्य विवाद है, और दूसरा है गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। तो एक न्यूमोर द्वीप और एक गंगा सागर द्वीप, दोनों द्वीपों को लेकर के दोनों देश दावा करते हैं। हालांकि वर्तमान में जो न्यूमोर द्वीप है इस पर बांग्लादेश का कंट्रोल है और जो गंगा सागर है इस पर इंडिया का कंट्रोल है, लेकिन दोनों ही देश दोनों ही द्वीपों पर अपना अपना दावा ठोकते रहते हैं, दावा करते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछता है कि न्यूमोर द्वीप को लेकर के किन दो देशों के मध्य विवाद है, तो इंडिया और बांग्लादेश। और ऐसे ही गंगा सागर द्वीप को लेकर के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंडिया और बांग्लादेश, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला देश जो है दोस्तों वो म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार, आपको पता है जो म्यांमार है वो है इंडिया के पूर्व में स्थित है। यहाँ पे ऐसे समझिए, चलिए मैप इंडिया का मैप यहाँ पे समझिए, ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे देखिए ये म्यांमार है। तो इतना लंबा बॉर्डर यहाँ पर देखिए, ये ऐसे इतना लंबा बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार के बीच में। और यहाँ पे दोस्तों 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। यही 4 राज्य म्यांमार के साथ बॉर्डर बनाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और यहाँ पर एक पर्वत भी है, मैंने पहले से आपको बता रखा है, आपको याद भी होगा, अराकान योमा पर्वत। तो अराकान योमा पर्वत जो है वो इंडिया और म्यांमार के मध्य जो है वह प्राकृतिक सीमा बनाता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के 4 जो स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, सीक्वेंस है, इनका सीक्वेंस पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश, इनको एक साथ याद कर लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए दोस्तों, जितना बढ़िया आपका मैप पे पकड़ होगा क्वेश्चन, उतना बढ़िया आप कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि अगर हमारे दिमाग में मैप होता है तो फैक्ट याद करना भी बहुत आसान हो जाता है, यानी फैक्ट हमें बहुत जल्दी याद होते हैं। तो एक बार अगर आपका मैप पे पकड़ हो गया, और मैप आपको रट करके नहीं याद होगा, मैप आप हमेशा जितना ज़्यादा उस पर प्रैक्टिकल करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये स्टेट कहाँ पे है, ये स्टेट कहाँ पे है, तो एक एक स्टेट के बारे में पहचानेंगे। ये एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा, लेकिन एक बार अगर आपने मैप पर पकड़ बना लिया तो देखेंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, किसी भी जीएस का कोई सा भी फैक्ट होगा वो आप इजीली याद कर पाएंगे और लंबे समय तक आपके मेमोरी में वो बना रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार और इंडिया के मध्य जो बॉर्डर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रहे तो बढ़िया है। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, तो डेटा अगर आप ना भी याद करें तो चल जाएगा, ठीक है, इंडिया और म्यांमार के मध्य, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इंडिया के पास तो बहुत सारे द्वीप हैं और ऐसे ही म्यांमार के पास भी बहुत सारे द्वीप हैं, तो इसलिए इन दोनों के मध्य भी समुद्री बॉर्डर लगता है, स्थलीय सीमा के साथ साथ समुद्री बॉर्डर भी लगता है। तो इंडिया के पास देखिए जो सबसे उत्तर में द्वीप है यहाँ पे, उसको कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान। जो इंडिया का सबसे उत्तर में द्वीप है इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। और जो म्यांमार का यहाँ पे द्वीप है, यहाँ पे जो म्यांमार का द्वीप है इसे कहते हैं कोको द्वीप, कोको आइलैंड, कोको द्वीप, ठीक है, कोको द्वीप।
तो म्यांमार का कोको द्वीप है यहाँ पे। म्यांमार का वास्तव में ये म्यांमार का नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में म्यांमार का ही नियंत्रण है इस पर। तो ये कोको द्वीप है और यहाँ पे उत्तरी अंडमान है और इन दोनों के बीच में कोको चैनल है। इन दोनों के बीच में क्या है? कोको चैनल। आगे हम लोग चैनल वाले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो कोको द्वीप, जो कोको द्वीप है, इस पर विवाद है, डिस्प्यूट है इंडिया और म्यांमार इस पर। मतलब वर्तमान में म्यांमार का नियंत्रण है, लेकिन इंडिया भी अपना दावा करता है कोको द्वीप को लेकर के। तो कोको द्वीप पर विवाद है। अगर पूछे आपसे कोको द्वीप पर किन दो देशों के बीच में विवाद है, तो इंडिया और म्यांमार के मध्य कोको द्वीप को लेकर के विवाद है। और कोको द्वीप पर वर्तमान जो नियंत्रण है वो किसका है? म्यांमार का है। और इंडिया का इसके दक्षिण में एक द्वीप है उत्तरी अंडमान के नाम से, और इन दोनों के बीच में कोको चैनल है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो म्यांमार दोस्तों, भारत और म्यांमार की समुद्री सीमा भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में ही समुद्री सीमा लगता है। भारत ने म्यांमार के सितवे बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। देखिए हाल फिलहाल के दो जो बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाहों का एक चैप्टर ही हम पढ़ेंगे आगे। मैं बता देता हूँ आपको बंदरगाह क्या होता है। 1 मिनट रुक जाइए। देखिए दोस्तों, समुद्र में क्या होता है, जब किसी एक देश का किसी दूसरे देश के साथ व्यापार होता है, तो वह अगर जल मार्ग से आता है तो यहाँ पर कोई पोर्ट बना होता है। जैसे यहाँ पर मतलब इंडिया के उड़ीसा में, इधर उड़ीसा वाले क्षेत्र में, मान लीजिए यहाँ पर उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक बहुत फेमस बंदरगाह है, ठीक है। तो ऐसे ही एक यहाँ पर ऐसे बहुत सारे बंदरगाह हैं, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बंदरगाह हैं। तो दोस्तों 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों ये जो बंदरगाह होते हैं, यहीं पर आकर के ये सी पोर्ट होते हैं, और यहाँ पर आकर के पानी वाली जहाज जो है वो रुकते हैं। उन पर माल जो होता है वो रखा जाता है, उतारा जाता है, उस पर लोड किया जाता है। तो मतलब ट्रेड करने, जो एक दूसरे देश के साथ जो समुद्री रास्ते से ट्रेड होता है, तो उसमें बंदरगाह का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी में एक देखिए यहाँ पर अगर आप म्यांमार में, यहाँ पे म्यांमार वाले क्षेत्र में, यहाँ पर देखिए एक सितवे बंदरगाह है। अगर थोड़ा सा अगर आपको मैप दिख रहा हो तो चलिए जाने दीजिए। यहाँ पे देखिए ये सितवे बंदरगाह है म्यांमार वाले। अगर कोई इंटरनेशनल मैप होगा, चलिए पहले वाले मैप को हम लोग एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं। तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। और इंडिया नहीं, यहाँ म्यांमार है, तो यहाँ पर बंदरगाह है, यहाँ पर म्यांमार में यहाँ पर बंदरगाह है, जिसे सितवे बंदरगाह के नाम से जानते हैं। सितवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, सितवे बंदरगाह। आपसे पूछा जा सकता है सितवे बंदरगाह, इसकी कहानी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो सितवे बंदरगाह है, इसका जो विकास है ये इंडिया द्वारा किया गया है, और ये म्यांमार में है। तो क्यों इंडिया द्वारा सितवे बंदरगाह का विकास किया गया? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि अगर हमें पूर्वोत्तर कोई चीज भेजनी है, कोई माल है, जो सामान है, अगर उसको हमें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अगर हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में भेजना है, तो यहाँ से क्या होगा कि हम देखिए, या तो हम इधर सड़क मार्ग से भेजें, और सड़क मार्ग काफी दुर्गम क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो यहाँ से पोर्ट के माध्यम से हम आसानी से सितवे बंदरगाह भेज करके, और यहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा हम नॉर्थ ईस्ट में भेज सकते हैं। तो आप केवल ध्यान रखिएगा कि जो सितवे बंदरगाह है तो वह किस देश में है। तो जो सितवे बंदरगाह है वह ध्यान रखिएगा कि म्यांमार में है, और ये इंडिया द्वारा निर्माण किया गया है। ऐसे 2 बंदरगाह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक सितवे बंदरगाह के बारे में और एक चाबहार बंदरगाह के बारे में। ये 2 बंदरगाह ध्यान रखेंगे, 2 सी पोर्ट ध्यान रखेंगे, एक सितवे बंदरगाह और एक चाबहार बंदरगाह। जो सितवे बंदरगाह है ये म्यांमार में है, और जो चाबहार बंदरगाह है ये ईरान में, ठीक है। और दोनों का ही जो विकास है वो इंडिया द्वारा किया गया है, ठीक है। इसके बारे में कहानी हम किसी और दिन देखेंगे, ठीक है। तो जो भारत द्वारा निर्मित किया गया है, तो सितवे बंदरगाह
एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सितवे बंदरगाह है ये म्यांमार में है और जो चाबहार बंदरगाह है वो ईरान में है, ठीक है, ताकि पूर्वोत्तर में परिवहन और विकास कार्य किया जा सके, ठीक है। और भारत और म्यांमार के मध्य जो है वह कोको द्वीप को लेकर के विवाद है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो भारत और म्यांमार के मध्य कोको द्वीप को लेकर के विवाद है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आता होगा और आप क्लास को एंजॉय करते होंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ये है कि अपने हाथ से नोट्स बनाइए और उसको पर डे रिवीजन करिए। बिना रिवीजन के दोस्तों क्लास जो है वो थोड़ा सा नीरस लगता है, थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है। लेकिन अगर आप पर डे रिवीजन कर करके क्लास में बैठते हैं तो आप लोगों को क्लास में बहुत मज़ा आएगा और आपको फैक्ट भी याद होते जाएंगे। एक बात और भी मैं बता दूं आपको दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज कर करके ये पूछ रहे हैं कि सर जो मतलब रेगुलर क्लास क्यों नहीं आ पा रहा है। तो अभी देखिए दोस्तों, एक एक दिन का छुट्टी लग जाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी हमारा नया स्टूडियो है और इसमें जो सेटअप है वो इस तरीके से किया गया है कि हम लोग वीडियो को शूट करें, लेकिन यहाँ पर डिस्टरबेंस हो जाता है दोस्तों। हम लोगों को कभी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे नया नया हमने स्टूडियो बनाया है, तो हम लोगों को ऐसा आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कितना डिस्टरबेंस होता है, लेकिन डिस्टरबेंस हो रहा है और इसको बहुत जल्दी ही चेंज करना है। तो कभी शादी, कभी बाजा, कभी गाड़ी मोटर, कभी पार्टी, कभी कुछ, तो जिसकी वजह से बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है और बहुत जल्दी ही यहाँ से हम लोग अपना स्टूडियो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हैं। और जब जिस दिन हम लोगों का शिफ्ट हो जाएगा, बस जल्दी रूम हम लोग ढूंढ रहे हैं, एक दो दिन की बात है दोस्तों। इसके बाद जिस दिन हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्लास जो होगा वह न केवल रेगुलर होगा बल्कि एक एक दिन में आपको दो दो वीडियो भी मिलेंगे। तो इत्मीनान से अभी आप दोस्तों पढ़ते हुए जाइए। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो दोस्तों सपोर्ट करिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। जितनी बड़ी संख्या होती है दोस्तों, लेकिन सीरियस स्टूडेंट हो तभी, तो जितनी बड़ी संख्या होती है दोस्तों पढ़ने वालों की, उतना पढ़ाने में भी मज़ा आता है और एक मतलब माहौल सा बनता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। हालांकि अगर एक ही स्टूडेंट भी होगा जो सीरियस पढ़ाई करने वाला होगा तो मैं उसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, जितना संख्या ज़्यादा है उतनी अच्छी बात होती है। तो आप लोग अपने स्तर पे सपोर्ट करिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।